हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में, यानी कि न्यायिक समीक्षा के बारे में। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बना रहे। ठीक है फ्रेंड्स, जुडिशियल रिव्यू होता है कि कोई भी नियम और कानून जो बनता है, इसका मतलब हम लोग ये समझे कि हमारे संविधान का रक्षक के रूप में किनको रखा गया है। जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होता है ना, तो न्यायपालिका को हमारे संविधान के रक्षक के रूप में रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। वैसे ही जुडिशियल रिव्यू होता है कि कोई भी नियम और कानून जब सरकार बनाती है और बना के जब उसको कार्यपालिका लागू करती है, तो उस नियम का रिव्यू करना कि जो सरकार बनाई है, बना के जो कार्यपालिका ने लागू किया है, कहीं वो किसी भी हालत में किसी मानवाधिकार उल्लंघन तो नहीं कर रहा। बेसिकली इसको तीन आधार पर हम लोग देख सकते हैं। एक होता है कि फंडामेंटल राइट जो दिया हुआ है, ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है वो हमको कुछ जो अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार दिया है, उस मौलिक अधिकार का तो किसी भी रूप में उल्लंघन नहीं कर रहा। जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका लिखित रूप में इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा किया गया है। ठीक है, और दूसरी एक होता है कि जिस विषय में नियम बन रहा है उसी विषय पे होना चाहिए, उससे बाहर का नहीं होना चाहिए। तीसरा होता है कि संवैधानिक कुल ही नियम बनना चाहिए, उसके बाहर का तो नहीं है। तो अगर कुछ इस तरह से अगर नियम बनाती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर स्टेट का होता है तो हाई कोर्ट उसको रिव्यू करने का उसको शक्ति समर्थ रखती है, और अगर सेंट्रल का हो तो सुप्रीम कोर्ट उसका शक्ति समर्थ रखती है उसको रिव्यू करने का। लेकिन बात ये नहीं है कि स्टेट का हो गया यानी कि स्टेट ही देखेगा, लेकिन प्राथमिक स्तर पर जो होता है स्टेट का, यानी कि वो स्टेट ही उसको न्यायिक समीक्षा करती है। अगर उस न्यायिक समीक्षा से संतुष्ट नहीं है तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है, उससे आगे और कुछ नहीं होता है। उन्होंने मतलब हमारे जो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देगी वही नियम को हमको स्वीकार्य करना होगा। ठीक है, और एक हम लोग बात शॉर्टली समझ सकते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखित रूप में न्यायिक समीक्षा का उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा मतलब कुछ हमारा आर्टिकल है जो हमको देखने को मिलता है, जैसे आर्टिकल 13 क्लोज टू। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोग देखते हैं, और कुछ हमको केस भी देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में कि कुछ ना कुछ हमको क्या है कि इस आधार पर हमको न्यूज आते रहता है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट न्यायपालिका स्वतंत्र है। जैसे हम लोग शंकरी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, फिर हम लोग देखते हैं गोलोकनाथ केस को, फिर हम लोग देखते हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 केस को। तो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगी वो ही अंतिम रूप से स्वीकार्य होता है। तो हम लोग शॉर्टली ये समझे कि न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि नियम और कानून जो विधायिका बनाती है और कार्यपालिका लागू करती है उसको समीक्षा करने का, और अगर ऐसा कुछ गलत पाता है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उसको शून्य घोषित करने का अधिकार रखती है। और जो नियम शून्य घोषित होगा यानी कि खारिज होगा, उस नियम से ना किसी को सख्ती दी जा सकती है और ना किसी को उसमें कोई सजा दी जा सकती है। ठीक है, और ना ही किसी को सहायता दी जा सकती है, यानी कि पूर्ण रूप से जब अंतिम निर्णय आएगी तब से शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलकर पॉइंट वाइज देखें जो आप लोग को नोट्स बनाने में सहायता करेगी। और मैं जिस आधार पर आप लोग को पॉइंट वाइज समझा रहा हूँ, लगभग इसमें 99% कवर करेगी न्यायिक समीक्षा में। इससे बाहर पे शायद ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख के अपना कॉपी में अच्छा से नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को कुछ समझ में ना आए तो मेरे को आप लोग कमेंट के द्वारा पूछिएगा, मैं आप लोग को
आप लोग का जो डाउट होगा मैं उसको पूरी तरह से क्लियर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की जब हम बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति को अगर हम देखें तो इसकी उत्पत्ति हुआ था अमेरिका से, राइट। इसकी उत्पत्ति हुआ अमेरिका से और इसको प्रतिपादन कहाँ से किया गया था? बारबरी बनाम मेडिसन 1803 ईस्वी में इसका जटिल मुद्दे पर जॉन मार्शल द्वारा किया गया, जो अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, उनके द्वारा ये प्रतिपादन किया गया था और इसका विकास हुआ था अमेरिका से। भारत यह संविधान स्वयं न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। किसको देता है? हाई कोर्ट को देता है और सुप्रीम कोर्ट को देता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देता है। बेसिकली ये दो तरीका से काम करता है ना। अगर स्टेट स्तर का विवाद हुआ और छोटे मोटे विवाद हुआ तो क्या है, जैसे आपको पता है कि अलग अलग इंडिया में अलग अलग स्टेट है और एक सेंट्रल है, यानी कि संघीय रूप से कार्य करता है। सभी राज्यों को मिलाकर एक संघ है जो सेंट्रल के रूप में कार्य करता है। तो इंडिया के स्टेट जो है वहाँ मान लीजिए कुछ भी ऐसा नियम कानून लागू हुआ तो उसका समीक्षा कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है। लेकिन बात अगर उच्च न्यायालय तक भी सीमित नहीं होता है, उच्च न्यायालय से भी आगे बात निकल जाता है और जाके उसी चीज को, जैसे मान लीजिए कि हम चलिए झारखंड की बात कर लेते हैं। जैसे झारखंड में नियोजन नीति लागू किया था, कुछ मतलब इस तरीके से बनाया गया था कि ST SC और OBC के लिए झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करना जरूरी नहीं था, लेकिन अदर कास्ट के लिए क्या था? इंटर पास करना और मैट्रिक पास करना जरूरी था, तभी वो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल होगा झारखंड से। तो ये क्या है? समानता का उल्लंघन। आपको पता चल रहा है कि कैटेगरी में बांट दिया कि तीनों को तो मिल रहा है लेकिन एक को जनरल को नहीं मिल रहा। इसीलिए क्या है, जाके हाई कोर्ट में, झारखंड हाई कोर्ट में इसका अपील हुआ तो झारखंड हाई कोर्ट ने कुछ महीना के बाद इसको रद्द कर दिया। अगर ये रद्द हुआ और ये रद्द होते यहीं तक सीमित हो गया, अगर झारखंड के मंत्री या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति या फिर जिन्होंने लागू किया था, अगर हम तो CM को ही देख ले, चीफ मिनिस्टर, अगर चीफ मिनिस्टर महोदय ने जाके सुप्रीम कोर्ट में फिर इसको अपील करता है कि हमारे साथ जो झारखंड हाई कोर्ट ने जो हमको निर्णय किया है ये सही हमको नहीं लग रहा, तो क्या है, इस बारे में भी समीक्षा कौन करता? अंतिम रूप से समीक्षा करता सुप्रीम कोर्ट ने। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी इसको दोषी पाता तो क्या उनको समीक्षा कर देता और उसको मानने के लिए बाध्य होता। ठीक है, यानी कि अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही देता है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट तक बात जा पहुंचता है, कोई भी स्टेट का होगा, अगर ऐसा कुछ नियम कानून पारित हुआ है तो डायरेक्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है। लेकिन अगर सेंट्रल की बात होती है, संघीय स्तर पर बात होती है, तो क्या है, डायरेक्ट को सुप्रीम कोर्ट पे ही ऐसा अपील करता है या फिर सुप्रीम कोर्ट इसका अपने से समीक्षा करता है। अगर दोषी पाता है तो उसको शून्य या रोज खारिज कर देता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य एक ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था से है जिसमें न्यायालय के द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिकता की परीक्षण किया जाता है, राइट। यानी कि कोई भी नियम जब बनता है तो उसको कौन बनाता है? विधायिका ने बनाता है और विधायिका बनाने के बाद लागू करने के लिए भेज देता है कार्यपालिका के पास। कार्यपालिका उसको लागू करता है और अमल में लाता है। ठीक है, तो विधायिका कानून बनाया और कार्यपालिका ने लागू किया, लेकिन इसको देखेगा कौन कि सही बनाया कि नहीं बनाया? इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है, इन दोनों इस नियम को समीक्षा करता है कि क्या ये सही है, ये संवैधानिक रूप में सही है कि नहीं है, क्या ये किसी भी संवैधानिक रूल को जो हमारे आर्टिकल में दिया हुआ है किसी भी आर्टिकल को तो उल्लंघन नहीं कर रहा, कोई भी मानव की सुरक्षा का तो उल्लंघन नहीं कर रहा, कोई भी मानवाधिकार का तो उल्लंघन नहीं कर रहा। अगर वो सही रहता है तो फिर सही है, नहीं तो फिर उसको खारिज कर देता है। खारिज करने का मतलब होता है कि जो नियम बनाया गया था, जैसे मान लीजिए कि नियम ए बना और इसको लागू कर दिया, लेकिन जब इसको खारिज कर दिया यानी कि शून्य घोषित कर दिया, तो इससे ना किसी को सहायता मिलेगा
और ना किसी को इससे कोई शक्ति मिलेगा और ना ही किसी इसमें किसी को साजा मिलेगा, राइट। यानी कि ये पूरी तरह से खारिज, जिसका कोई अब काम नहीं। ठीक है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन और इस शक्ति के विभाजन के उल्लंघन को रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है। यानी कि जो राज्य में है और जो संघ में है, इन दोनों के शक्ति का जो विभाजन किया गया है, इस दोनों शक्ति में कोई ऐसा अड़चन पैदा ना हो, कोई किसी के द्वारा नियम बनाया गया और उसका समीक्षा इसलिए किया जाता है कि इस दोनों का जो शक्ति है, उस शक्ति दोनों का अपने स्थान पर रखा जाए, किसी में टकराव ना हो, केंद्र और राज्य में कोई विवाद ना हो, इसके लिए भी समीक्षा किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की स्पष्ट व्यवस्था है। अमेरिका की भांति यह न्यायपालिका द्वारा निर्मित नहीं है। आर्टिकल 13(2) में यानी कि आर्टिकल 13 क्लोज 2 में न्यायिक समीक्षा का स्पष्ट आधार है। ठीक है। तो आर्टिकल 13 क्लोज 2 में क्या है? राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई विधि प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। यानी कि जो न्यायिक समीक्षा किया जाता है और न्यायिक समीक्षा का कोई भी घटा या नहीं जाएगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसको उल्लंघन करने का कोई भी अधिकार नहीं है। जिसमें क्या है, आर्टिकल 13 क्लोज 2 में साफ तरीका से लिखा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार को छीनती है या कम करती है। इस खंड का उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा में होगी। यानी कि जिस विषय में बनाया जाएगा उस विषय में ही बनाया जाना चाहिए, उससे बढ़कर मतलब उससे ज्यादा कुछ नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। ऐसा कुछ नियम नहीं बनाया जाना चाहिए जिसके द्वारा ये अधिकार को छीनती है या फिर कम करती हो। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग 2015 में देखते हैं कि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन 2014 तक राष्ट्रीय न्यायिक समीक्षा आयोग JNSC अधिनियम 2014 दोनों को क्या किया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। ठीक है। तो न्यायिक समीक्षा का जो महत्व होता है वो 3 होता है। ठीक है। कि संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांतों को बनाए रखना, और दूसरा है संघीय संतुलन जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच का संतुलन बनाए रखना, और तीसरा होता है कि नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायिक समीक्षा का अगर हम क्षेत्र देखें तो इसका क्षेत्र 3 होता है। चलिए हम लोग उसमें चर्चा करते हैं ना। किसी विधायी अधिनियम अथवा कार्यपालिका आदेश की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में निम्नलिखित 3 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। मैंने पहले ही बात किया कि न्यायिक समीक्षा सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास होता है, जो किसी भी नियम का समीक्षा कर सकता है। किस आधार पर कर सकता है कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया हो, उस प्राधिकार या सक्षमता से बाहर है जिससे इसे बनाया गया है। यानी कि जो नियम बनाया गया है, जिस विषय पे बनाया गया है उसी विषय पे होना चाहिए, उससे बाहर का नहीं होना चाहिए। अगर उससे बाहर का होगा तभी उसको समीक्षा करेगा और उसको रद्द करने का पूरा शक्ति दोनों न्यायालय के पास होता है। और तीसरा होता है यह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है कि नहीं। यानी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मूल रूप से जो 395 अनुच्छेद है, ठीक है, जो मूल रूप से 22 भागों में विभाजित था, और मूल 8वीं अनुसूची था जो अभी 12 अनुसूची हो चुका है। उन सभी जो आर्टिकल है, कोई भी आर्टिकल को कोई भी किसी भी रूप में तो उल्लंघन नहीं कर रहा है। अगर उल्लंघन कर रहा तो न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का है। अगर दोषी पाता है तो उसको खारिज कर देता है। जो नियम खारिज होता है उस नियम के तहत
ना किसी को सजा दे सकती है, ना किसी को शक्ति दी जा सकती है, और ना किसी को सहायता दी जा सकती है, यानी कि पूर्ण रूप से शून्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का उपयोग लिखित रूप में कहीं नहीं है, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समीक्षा शब्द का उपयोग लिखित रूप में कहीं नहीं है। तब भी कुछ अनुच्छेदों के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं। ये प्रावधान निम्नलिखित है, यानी कि ये आप लोग का मेन पॉइंट है और कई बार इसको एग्जाम में पूछा भी गया है। आप लोग याद रखिए कि जुडिशियल रिव्यू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखित रूप में नहीं है, लेकिन इसका कुछ आर्टिकल है जिसके द्वारा आप इसको समझ सकते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में न्यायिक समीक्षा किस आधार पर कार्य करती है और इसका क्या मोल है, क्या महत्व है। ठीक है, वो नंबर 1 पे देखिए आर्टिकल 32, जिसमें मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के नागरिकों के अधिकार की गारंटी करता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है कि वह इसके लिए आदेश अथवा न्यायादेश जारी करे। आर्टिकल 131 में केंद्र राज्य तथा अंतर राज्य विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार निश्चित करता है। ठीक है, आर्टिकल 135 में सर्वोच्च न्यायालय को किसी संविधान पूर्व के कानून के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को कानून संबंधी किसी प्रश्न के तथ्य पर अथवा किसी संविधान पूर्व के वैधानिक कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगने के लिए अधिकृत करता है। आर्टिकल 126 उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने या किसी अन्य प्रयोजन के निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। मैंने आप लोग को पहले ही समझाया था, ये बस नोट्स की तरह है, जो मैं आप लोग को नोट्स की तरह समझाया, आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे बाहर न्यायिक समीक्षा में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।